हेलो क्लास 11 तो प्रण बैच में आपका स्वागत है। एक ऐसा बैच जो साइंस सिस्टम के साथ 11th एंड 12 कर रहे बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस बैच में वो सब कुछ है जो एक क्लास 11th और 12 मतलब आईएससी करने वाले बच्चों को चाहिए। समझ गया ना, सब कुछ पता चलेगा कि क्या क्या है यहाँ पर। बोर्ड के साथ साथ जो है ना कंपटीशन को भी ध्यान में रखते हुए ये कोर्स है भाई, ठीक ना। मतलब आप अगर इसको पढ़ते हैं तो ना केवल आईएससी बल्कि साइंस पर बेस्ड जो भी एग्जाम्स हैं ना उसमें अपेयर हो सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक ना। और अगर आपका मेहनत रहा, ठीक ना, तो अच्छा खासा रिजल्ट भी आप ला सकते हैं। क्योंकि देखो हम लोग केवल पढ़ा सकते हैं, ठीक ना, रिजल्ट स्टूडेंट का होता है। कितना आप मेहनत कर रहे हैं वो हम लोग तो अपना 100% देंगे, बस आप अपना 100% लेकर आइए और मिलकर हम लोग एक नया आयाम पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो क्लास 11th के फिजिक्स का एक चैप्टर है, ठीक ना, इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? तो मैं हूं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल मेरिट यार, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और उसे फाइनली से यहां करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देख लेंगे क्या ना कि क्लास 11th में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो क्लास 11 में फिजिक्स दो भाग में बटा होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मतलब बुक्स आपके पास कितने होंगे, दो होंगे फिजिक्स के, समझ गया ना। पार्ट 1 और पार्ट 2, बुक 1 और बुक 2 आप कह सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। इनका अगर थोड़ा थोड़ा भी हम इंट्रोडक्शन देने उतरे ना तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सब तो बारी बारी से हम लोग को पढ़ना ही है। इसे आराम से उस समय चैप्टर के शुरुआत में इसका सबका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए फिजिकल वर्ल्ड एक चैप्टर है फर्स्ट में, ठीक है, जिसमें आपको ये जितना चैप्टर है इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें मिलेगा और फिजिक्स के एडवांटेज के बारे में इसमें समझाया हुआ है। तो ये सब पढ़ने के दौरान वो चीज़ हम लोग कवर कर लेते हैं, इसलिए हम लोग शुरू करेंगे कौन सा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वहीं पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा ये सारे चैप्टर्स, बड़ा कमाल के चैप्टर, बड़े कमाल के चैप्टर्स हैं ये सब, और बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखो फिजिक्स इंटरेस्टिंग होता ही है क्योंकि इसमें आपके आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक ना। एक्सटर्नल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिजिक्स क्या है, तो साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब बाहर से जो दिख जा रहा है भाई उसके बारे में, ठीक ना। तो यही है, आपको आपके सराउंडिंग का ही सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे क्लास 11 और 12 में फिजिक्स में, इसलिए मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए तो स्टार्ट किया जाए, ठीक। देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसमें जो कंटेंट है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सब तो नाम है केवल लिखा हुआ जो कि आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है क्या ये समझाएंगे हम, ठीक ना। यहाँ देखिए तो शुरू किया जाए। हाँ तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं ना कि ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है, मेन ये मेजरमेंट हमारे डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा है, समझ गए ना। मतलब हम लोग मेजरमेंट से घिरे हुए, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मेजरमेंट ही करते हैं, समझ गए ना। कभी टाइम तो कभी ये घर का किराने का सामान लेना हुआ, 4 kg 5 kg कहते हैं ना, मांस तौला लिए नहीं, फिर क्या देखते हैं, लेंथ मेजर कर लिए, कपड़ा लेना हो, कपड़ा शर्ट पैंट सिलवाना है उसके लिए कपड़ा ले रहे थे, 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से करते हैं, मतलब। और टाइम का मेजरमेंट, इतना हो गया, इतना देर हो गई, इस तरह से। मतलब हमारा जो है सुबह से लेकर शाम तक मापन ही चलता है, मेजरमेंट चलता है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, मेजरमेंट के बारे में, ठीक ना। अब सवाल ये है कि क्या सभी चीजों का मेजरमेंट पॉसिबल है, तो सभी चीजों का नहीं। जो मेजरमेंट पॉसिबल होता है वो प्रॉपर्टीज का होता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि बिल्डिंग, क्या आप बिल्डिंग मेजर कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। बिल्डिंग क्या, हाँ, लेकिन बिल्डिंग का मेजर कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग का लंबाई चौड़ाई, अंदर का स्पेस कितना है, ये आप मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग मापना ये कोई सेंस निकलेगा नहीं। तो बिल्डिंग एक अलग चीज हुआ, और इसका लंबाई चौड़ाई जो आप कह रहे हैं ये इसका प्रॉपर्टी हुआ, इसका जो गुण हुआ वो प्रॉपर्टी हुआ। तो प्रॉपर्टी अलग चीज है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट मापने का कोई सेंस निकलता नहीं है, हाँ उसका जो प्रॉपर्टी है उसको आप माप सकते हैं, समझ गया ना ये चीज। वहीं अगर कार का बात करेंगे, कार का, तो क्या कार हम माप रहे हैं, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन कार का हम माप रहे हैं, कार का लंबाई, कार के अंदर का स्पेस चौड़ाई, ये चीज माप सकते हैं। मतलब इसका प्रॉपर्टी, इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने का कोई सेंस निकलता नहीं है, इसके प्रॉपर्टी का। क्लियर है ये बात। तो ये तो ऑब्जेक्ट्स हो गए, दिख रहा ना। ये साथ में अगर हम लोग फीलिंग्स का बात करें, हैप्पीनेस सैडनेस, तो ये सब का डायरेक्ट मेजरमेंट आप कर नहीं सकते। ये बस क्या है, कंपैरिजन, हाँ वो ज्यादा खुश है कम खुश है, इस तरह से, समझ गया ना। मतलब ये डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपको यही चीज देखना है कि मेजरमेंट मतलब ये चैप्टर ही है मेजरमेंट का। तो यहां आप क्या देखें कि मेजरमेंट तो आप कर रहे हैं लेकिन सभी चीजों का नहीं कर पा रहे हैं, खासकर किसी ऑब्जेक्ट का नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्रॉपर्टी का कर पा रहे हैं, ठीक ना। तो यही है जो हमारे आसपास चीजें हैं ना, सभी चीजों का क्या है,
मतलब मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। बिल्डिंग, उसका प्रॉपर्टी लेंथ, समझ गए, लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग का मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है। तो जिनका मेजरमेंट आप नहीं कर सकते उसको हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जिनका मेजरमेंट पॉसिबल होता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और ये चैप्टर फिजिकल क्वांटिटी का है, समझ गया ना। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, उनका मेजरमेंट पढ़ना है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये पढ़ना है। और कमाल का बात है कि ये ऐसा चैप्टर है ना, ये बाकी चैप्टर्स का बेस है, समझ गया ना। मतलब इसको कंप्लीट रखना ही है आपको, समझ गए। यहाँ और यहाँ से यूनिट एंड डायमेंशन निकालने का क्वेश्चन भी आता है, 12 क्लास में भी आता है। तो उस हिसाब से भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली लाइफ में तो मेजरमेंट हो रहा है उसके हिसाब से तो है ही, साथ में एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो बात ये हुआ कि जिस चीज़ का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, समझ गया ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो केवल इतना एक लाइन बोल देने से काम थोड़े चलेगा, और भी चीज़ है। तो देखो हम लोग चलते हैं फिजिक्स के डेफिनेशन पे। नहीं, बचपन से सिखाया जा रहा है कि फिजिक्स क्या है, तो साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, यही बताया जा रहा है ना। ठीक, अब देखिए उस एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को आपको रिप्रेजेंट करना है, उस एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना। तो आप कैसे करेंगे, कुछ टर्म लिखेंगे, कहाँ इसका लंबाई इतना है, तो लिखेंगे ना लेंथ, क्या चीज लिखेंगे आप, लेंथ। यहां पर ये टर्म ऐसा है जो किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ लंबाई इतना है, मास इतना है, ठीक, अंदर का स्पेस इतना है, ठीक है, ये सब। ठीक, तो ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ठीक ना, जो किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ गए, वही टर्म्स क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। शर्त यह है कि उनका मेजरमेंट पॉसिबल होना चाहिए, ठीक ना। जैसे अगर हम बोल दें इसका कलर, कलर, तो कलर में थोड़ा सा डाउट होगा, क्या हम डायरेक्ट माप सकते हैं, तो हाँ मापते हैं सर, कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, तो ये देखते हैं, तो कंपैरिजन का चीज़ है वो दूसरे लेवल का है, समझ गया ना। यहाँ पर डायरेक्ट मेजरमेंट जिसका होगा उसका बात करेंगे, जैसे लंबाई का हम कर पा रहे हैं। तो यहाँ क्या है ना, हम लेंथ लिख लिए, ठीक, हम लिख लिए क्या चीज, मास, हाँ मेजरमेंट पॉसिबल है। टाइम, टाइम एक ऐसा क्वांटिटी है ना, इसके बिना पूरे फिजिक्स का काम नहीं चल सकता, समझ गया ना। किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को अगर पूरी तरह से रिप्रेजेंट करना है तो टाइम का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज होते हैं ना टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ये खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है। और देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, एरिया, एरिया, हाँ एरिया माप सकते हैं सर, और किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, हाँ ये तो इसका एरिया इतना है, नहीं इसको माप सकते हैं, इसलिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। वहीं बात करेंगे बिल्डिंग का, नहीं कोई सेंस नहीं निकलेगा सर कि बिल्डिंग माप रहे हैं, मतलब क्या, हाँ इसके प्रॉपर्टी को माप सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी कहाँ आ जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक ना। वहीं बात करेंगे क्या, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब जो हो जाएगा वो सब क्या हो जाएगा बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आया होगा। मेनली फोकस किस पर बनाना है, फिजिकल क्वांटिटी पर। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगे, तो वे सारे टर्म्स जो किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में थोड़ा सा ऐड करते हैं हम लोग, जिसके रूप में फिजिक्स के लॉज व्यक्त होते हैं। मतलब फिजिक्स के नियम है जिनके रूप में क्या किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बांटेंगे, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करेंगे, हम लोग बांटेंगे। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ जो स्पेस है ना, यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, आपको बताना है कि क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। आप बताएंगे कैसे, ठीक ना, ये तो वीडियो है, तो कुछ नहीं, आप अपने मन में सोचेंगे कि हाँ ये है फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। वो हम लोग का जो रिश्ता है ना, वो मन का ही है, दिल का रिश्ता है, ठीक ना, सुनाई दे देगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ देखो क्या, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर लेंथ, क्या ये किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, बाहरी गुण है, तो है, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्या हम इसको माप सकते हैं, हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। मास है, हाँ है, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, ये इतना भारी, ये इतना कम भारी, मतलब ये इतना ज्यादा भारी है, इसका वजन इतना कम है, इस तरह से बोलते हैं ना। इसका मेजरमेंट भी पॉसिबल, हम इसको डायरेक्ट माप सकते हैं, इसलिए भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम हम माप सकते हैं, इसके रूप में क्या, फिजिक्स के लॉज व्यक्त होते हैं, इसलिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। वहीं बात करेंगे एरिया का, हाँ किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है कि इस बोर्ड का एरिया इतना है, कि एक और बोर्ड है उसका एरिया इतना है सर, मतलब एरिया को आप माप सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, मतलब ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। वहीं बात करेंगे वॉल्यूम का, ठीक ना, वॉल्यूम इन स्पेस, किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, हाँ ये अंदर का स्पेस इतना ज्यादा, इसका आयतन इतना ज्यादा, इतना वॉल्यूम है, ठीक ना, इतना कम है, मतलब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी को मतलब क्या आप रिप्रेजेंट करते, आप कहेंगे एक्सटर्नल कैसे हुआ सर, है? ये तो अंदर का बात हो रहा है, तो बाबू
मेजरमेंट आप एक्सटर्नली कर सकते हैं, बाहर से डायमेंशन अगर पता है तब आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये भी क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। वहीं बात करेंगे स्पीड, नहीं किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड, समझ गया ना, हाँ मेरे पास मोटर बाइक है इतना स्पीड चलता है, चलो स्पीड भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसका भी मेजरमेंट पॉसिबल है। क्लियर है। यहाँ पर यहाँ जो भी लिखे हुए सबके सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये सारे टर्म जो हैं किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके रूप में फिजिक्स के नियम क्या चीज व्यक्त किए जाते हैं, इसलिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखो फर्क है, इधर वाले में और इधर वाले में फर्क है। क्या फर्क है ये देखना, ठीक ना। देखो क्या फर्क है। एरिया के बारे में अगर सोचे हम तो कोई भी फॉर्मूला ले लो, जनरल फॉर्मूला हम लोग रेक्टेंगल का लेते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, ले लिए। अब यहां देखो क्या है ना, अब ढूंढेंगे, देखना ये लेंथ है। अरे इस चौड़ाई के बारे में अगर सोचे हम तो ये भी एक तरह का लेंथ ही है। क्या है, लेंथ। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई का डायमेंशन थोड़ा कम रहेगा इसलिए चौड़ाई कह रहे हैं हम लोग, लेकिन ये भी क्या है, लेंथ ही है। मतलब ये लेंथ, मतलब इस लंबाई और चौड़ाई दोनों का खानदान क्या है, यही है। मतलब क्या है, लेंथ लेंथ ही है। मतलब एरिया को बनाने वाला कौन है, ये लेंथ है। 2 बार मल्टीप्लिकेशन में आया है, एरिया बन गया। वहीं बात करेंगे वॉल्यूम का, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। याद है। यहां देखो लंबाई चलो लेंथ है, चौड़ाई भी एक तरह का लेंथ है, और ऊंचाई भी एक तरह का क्या है, लेंथ है। मतलब यहां पर वॉल्यूम को बनाने वाला फिर से कौन है, लेंथ ही है। 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आया है, नाम अलग अलग है लेकिन खानदान वही है, मतलब वही है, लेंथ ही है, ठीक है ना। तो लेंथ 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 मिलकर क्या बना दिया, वॉल्यूम बना दिया। स्पीड का बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय, यही ना। दूरी एक तरह का क्या है, ढूंढो ढूंढो सोचो, दूरी क्या है, एक तरह का लेंथ है। क्या है, लेंथ है ना। ये लेंथ हो गया, ये टाइम हो गया। मतलब ये लेंथ और टाइम आया तो क्या बन गया, ये बन गया। एक और फॉर्मूला लेते हैं, मास डेंसिटी, घनत्व, मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब बताओ ना, नहीं आप ही लोग बताओ क्या। देखो तो मास ये आ गया, अब वॉल्यूम को बनाने वाला कौन था, लेंथ 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 था। मतलब यहां मास और लेंथ लेंथ लेंथ, ठीक ना। कोई भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाए हुए ना, यही आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसमें 3 डायमेंशन मतलब 3 लेंथ आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। क्लियर है ये बात, क्लियर। मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि इधर वाले जो क्वांटिटीज लिखे गए हैं ना, ये वाले, उनको बनाने में हाथ किनका है, इनका हाथ है। नहीं, मतलब इधर वाले जो क्वांटिटीज हैं वो किसी पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब इनसे बने हुए इन पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको बनाया गया है, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सारे के सारे एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे के सारे फिजिक्स के नियम को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन समझ गए ना, इनमें फर्क क्या है कि इधर वाले क्वांटिटीज क्या है, इन पर डिपेंड कर रहे हैं, जबकि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है ना। तो इसको बनाया गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब ही होता है बनाया गया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। शायद यहां नहीं दिख रहा होगा, इसको फिर से लिख देते हैं, डेराइव्ड, डी है ये, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ये शुरू का है, बेस है, क्या है, बेस है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब फिलहाल फिजिकल क्वांटिटीज को हम कितने भाग में बांट दिए, तो 2 भाग में। कौन कौन, बेस एंड डेराइव्ड। बेस किसको बोलेंगे, तो वे सारे क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और डेराइव्ड किसको बोलेंगे, जो बेस पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब बेस से बनाए गए हैं। क्लियर है। एग्जांपल्स के लिए बेस में ये 3 सामने है, लेंथ मास टाइम, और यहां पर एरिया वॉल्यूम स्पीड, ये क्लियर है ना। यहां पर समझ में आया होगा, बेस एंड डेराइव्ड। जरा देखना आगे, बेस जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कर सकते हैं, फंडामेंटल भी कर सकते हैं। बेस या फंडामेंटल मतलब शुरुआत का हुआ, ठीक है। इनका संख्या 3 तो आप लोग देख लिए, लेंथ मास टाइम, इनका संख्या 7 है। 7 का बहुत अहम रोल है हम लोग के लाइफ में, समझ गए ना। हम लोग के लाइफ में क्या, किसी की भी लाइफ में देखो ना, 7 कलर, 7 कलर्स देखो, मिलियंस ऑफ कलर्स बने हुए हैं, नहीं और भी बहुत सारे चीजें हैं, ठीक ना। 7 कलर हो गया, 7 सुर, नहीं ये है। बहुत लोग तो और कुछ समझ गए होंगे, नहीं देखो इधर क्या है, 7 फेरे, 7 वचन, ये सब, मतलब 7 बहुत है। यहां भी क्या है, 7 ही है, ठीक ना। बेस जो शुरुआत का है ना, 7 ही है, ठीक है। देखो क्या, कितना कौन कौन है भाई, बेस फिजिकल क्वांटिटी का संख्या कितना, 7। सबसे पहला कौन, लेंथ, याद करते चलेंगे। फिर क्या है, मास, ये तो पहले भी बताया सर।
फिर क्या टाइम, ये तीनों तो बता चुके हैं, आगे बताइए ना, तो बता रहे हैं ना आराम से धीमे धीमे। नहीं देखो इधर क्या है, टेम्परेचर, क्या चीज, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्लियर, और आखिरी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्लियर। यहां पर ये 7 याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो लेंथ के बारे में तो जानते हो, मास से पहचान पुराना है, टाइम के लिए भी आप जान रहे हैं, टेम्परेचर से भी पहचान है आपका, इलेक्ट्रिक करंट इसके बारे में भी जानते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी ऑब्जेक्ट का मात्रा, ठीक ना, किसी पदार्थ की मात्रा, किसी मैटर की मात्रा, यही हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलने का मतलब होता है ल्यूमिनस, दीप्त, याद होगा आप लोगों को, ठीक ना, ये इसका मतलब होता है किसी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब बता रहे हैं क्या ना, कि लाइट जो अपने पास है ना उसका तीव्रता कितना है, तीव्रता बोलने का मतलब उसका ब्राइटनेस क्या है, उस ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये 7 आपको याद रखना है, क्योंकि ये 7 बेस है और इन्हीं से बाकी बना हुआ है, तो ये 7 तो याद रहना चाहिए, जुबान पर रहना चाहिए हमेशा, बल्कि अब तक याद हो जाना चाहिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इनके संख्या का हम लोग क्या चाहिए, मतलब इसको लिमिट में नहीं रख सकते, बहुत सारे क्वांटिटीज है, बेस से जितने भी बनेंगे ना सब के सब क्या होंगे, क्या होंगे, डेराइव्ड ही कहलाएंगे, ठीक है। आगे चल के एक और फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में भी देखेंगे, उसके बिना फिजिक्स का काम नहीं चल सकता, मेजरमेंट पूरा नहीं हो सकता, समझ गया ना, उनको भी देखेंगे, लेकिन मेनली तौर पर अभी फिलहाल कितना, 2, बेस एंड डेराइव्ड। डेराइव्ड क्या होता है, तो वे सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या होते हैं, बेस पर डिपेंड करते हैं, ठीक ना, all those physical quantities which are made with the help of base physical quantities, मतलब ये सारे क्वांटिटी जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से बनाए गए हैं क्या कहलाते हैं, डेराइव्ड कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए एरिया, हाँ भाई, लंबाई चौड़ाई, मतलब लंबाई से बना हुआ है। अभी बता ना, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब ये क्या हो गया, लेंथ, और ये क्या चाहिए, टाइम से, जितना भी उन 7 के अलावा जो भी आएगा डेराइव्ड होगा, आगे चल के 2 आएगा उसको हम लोग सप्लीमेंट्री नाम देंगे, लेकिन फिलहाल उनके अलावा कुछ भी आएगा तो क्या होगा, ये होगा। यहाँ पर देखो ये बउआ, ये देखो इलिटरेसी पर पंच मार रहा है कौन, मेरिट यार्ड, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना वो भी क्या होगा, फोर्स, क्या ये बेस है, नहीं है, तो क्या होगा, डेराइव्ड होगा। क्या है ये, डेराइव्ड है, जो किससे बना होता है, मास एंड एक्सेलरेशन से, क्लियर है यहाँ तक, तो आपको समझ में आ गया होगा बेस एंड डेराइव्ड। आगे देखते हैं, यहां देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आ गया, इनके बिना फिजिक्स का काम नहीं चला। 2 चीज ऐसा है, एंगल, देखो एक्चुअल में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा है सॉलिड एंगल, इन दोनों को ही हम लोग क्या चाहिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर रखे हैं। नहीं, प्लेन एंगल क्या, तो 2 लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, यहां देखो 2 लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, 2 लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, ठीक है ना, ये है। और सॉलिड एंगल क्या है, आइसक्रीम वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला, यहां जो कॉर्नर क्रिएट हुआ ना, ये जो कोन क्रिएट हुआ है, ये कहलाता है सॉलिड एंगल, जिसे हम लोग क्या दिखाते हैं, ओम से दिखाते हैं, क्लियर है। यहां चलिए, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक बार फिर से ध्यान में रख लेते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी का संख्या कितना है, 7 है, सप्लीमेंट्री कौन कौन है, 2 है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और 7 का नाम एकदम याद रख लेना है पूरी तरह से, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सबके सब क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, और ये 2 यानी कि 9, ठीक ना, और इनके अलावा कोई भी आ जाए उसको डेराइव्ड ही बोलेंगे। यहां भी एक्चुअली में ये क्या होता है, डेराइव्ड के कैटेगरी में इसको भी रखा गया, क्योंकि देखो थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला L/R, लेंथ, और R भी रेडियस भी एक तरह का लेंथ है, बना तो लेंथ से ही है। अगर इसका बात करें तो ये होता है क्या चाहिए, A/R² होता है, ठीक ना। यहाँ भी देखो एरिया को बनाने वाला लेंथ है, रेडियस की एक तरह क्या है, लेंथ है, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ देख लो, क्लियर है ना। यहाँ याद रहेगा ना, फिजिकल क्वांटिटीज इतने सारे हैं। अब बात आता है क्या ना, मेजरमेंट का, कि जब इन फिजिकल क्वांटिटीज को आप मापने चले, क्योंकि आपको अभी बताया गया कि ये मापने योग्य हैं, इनको माप सकते हैं, तभी तो फिजिकल क्वांटिटीज कहला रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के डेफिनेशन में ही ये शामिल है कि वे सारे क्वांटिटीज, ठीक, जो किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, साथ में जो फिजिक्स के नियम को व्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, और जिनका मेजरमेंट पॉसिबल हो, ये क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। तो अब उन्हीं का मेजरमेंट करने हम लोग उतर रहे हैं। अब मेजरमेंट जब करने चलेंगे ना, तो मेजरमेंट का जो रिजल्ट हम लोग लिखेंगे वो 2 टर्म से एक्सप्रेस होगा,
समझ गए। जैसे अगर हम आपको बोले लेंथ लिखिए, लेंथ के बारे में कुछ लिखे तो लेंथ चलिए 10 मीटर, 10 मीटर लिखे, 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी 100 क्या किलोमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। वही मास का अगर लिखने के लिए कहें हम तो क्या लिखेंगे आप, 100 ग्राम, 100 ग्राम लिख सकते हैं, 20 पाउंड लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे ना। आप जब भी लिखेंगे तो दो चीज कम से कम आएगा, क्या क्या, एक नंबर वाला टर्म, एक लेटर वाला टर्म। ये लेटर हो सकता है, ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है, या रेजिस्टेंस का बात कर ले हम लोग, रेजिस्टेंस जैसे टॉपिक का, तो ये 4 ओम, यहां पर ओम क्या है, सिंबल के रूप में है। मतलब ये निश्चित तौर पर आएगा, एक नंबर वाला टर्म आएगा और जो दूसरा टर्म होगा वो क्या होगा, लेटर होगा या ग्रुप ऑफ लेटर होगा या फिर कोई सिंबल होगा। मतलब दो टर्म के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं आप किसी क्वांटिटी को, ठीक ना। अब देखिए क्या है ना, अब ये बात तो पता चल गया। हाँ, कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनमें ये बगल वाला ये सब लेटर वाला जो टर्म है ना वो गायब होता है, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए क्या है। देखिए तो वही लिखा हुआ कि द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय 2 टर्म्स, पहला नंबर वाला टर्म, दूसरा लेटर हो सकता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकता है या फिर सिंबल हो सकता है, ठीक है। अब इनका कमाल देखिए क्या है, अगर हम लिखते हैं 4 kg और फिर लिखते हैं 12 kg, यहाँ kg तो बदला नहीं बदला, लेकिन 4 से 12 हो गया। जैसे ही 4 से 12 है ना, दिमाग में तुरंत आया कि वो इसका अमाउंट बढ़ गया। नहीं, अब अमाउंट बढ़ा ये कौन बताया, केजी बताया, दोनों जगह तो सेम ही है। बताया कौन, ये नंबर वाला टर्म। मतलब ये नंबर वाला टर्म है ना, ये क्या किसी फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग फिजिक्स के भाषा में मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा, नंबर वाले टर्म को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। जैसे यहाँ लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या है, 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 4 है। मास का क्या है, यहाँ 100 है, यहाँ 20 है, यहाँ 4 है रेजिस्टेंस का। समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, अमाउंट। वहीं अगर लेटर वाले टर्म का बात करेंगे तो ये देखना ये क्या बताता है ना, जरा बताना। यहां हम जो कुछ भी लिखेंगे ना, यहां हम जो कुछ भी लिखेंगे आपको करना क्या है, आपको करना क्या, बताना है कि लेंथ है, मास है, टाइम। मन में सोचना, मन में, ठीक ना। देखो कि मास है, लेंथ है, टाइम है, क्या है। अगर लिखते हैं हम 100 सेंटीमीटर, तुरंत बोलेंगे आपके लेंथ है। अगर लिखते हैं हम 4 पाउंड, तुरंत बोलेंगे मास है। 2 kg मास है। 4 सेकेंड टाइम है। नहीं, आप बोलेंगे आराम से। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दे 40, क्या है ये, क्या है, पता नहीं, समझ गया ना, पता है नहीं। लेकिन जैसे ही हम बगल में सेंटीमीटर लिखें, आप तुरंत बोलेंगे क्या है, लेंथ है। अगर हम यहाँ कर लिखते हैं 50, ये क्या है, नहीं पता, नहीं पहचान पा रहे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम यहाँ ग्राम लिख दें तो आप बोलेंगे क्या है, मास है। मतलब ये जो लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर या सिंबल का जो काम है ना, मतलब इसका काम क्या है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का पहचान करा रहा है कि वो है कौन सा क्वांटिटी, ये पहचान है, उसका आइडेंटिटी है, आईडी है। समझ गया ना, समझ में आ रहा है बात, ये चीज। तो ये जो लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर, सिंबल क्या होता है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का पहचान कराता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है यहां पर, तो पूछो कितना है, तो जवाब में कौन सामने आएगा, नंबर वाला टर्म आएगा, ये मैग्नीट्यूड हुआ। कितना है पूछोगे तो क्या आएगा, जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। कौन है, ये कौन बताएगा, ये सेंटीमीटर, ये यूनिट बताएगा। मतलब ये यूनिट जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी का पहचान कराएगा। क्लियर है, समझ में आया। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना तो कितने टर्म्स के द्वारा एक्सप्रेस होगा, तो 2 टर्म्स के द्वारा, एक नंबर वाला टर्म, दूसरा लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर सिंबल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में तो बताया गया, ठीक ना। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूनिट्स क्या है ना, ये डिफरेंट देखो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग कितने तरह का पढ़े, बेस पढ़े, डेराइव पढ़े और सप्लीमेंट्री। इनके हिसाब से यूनिट का टाइप भी बदल जाएगा, समझ गए। बेस के लिए लिखेंगे तो बेस यूनिट्स कहलाएगा, डेराइव के लिए लिखेंगे तो डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा, और सप्लीमेंट्री के लिए लिखेंगे तो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। क्लियर है। उलट कर बोले तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कोई भी यूनिट लिख ले, जैसे लेंथ बेस फिजिकल क्वांटिटी है ना, सेंटीमीटर, मीटर, फुट, ये सब क्या है, इसका यूनिट है, तो ये सब के सब क्या कहलाएगा, बेस यूनिट कहलाएगा। वहीं डेराइव का बात कर ले, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक ना, फोर्स का यूनिट होता है डाइन, समझ गए। तो ये सब क्या होगा, ये क्या फोर्स का, जो कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा। वहीं रेडियन, एंगल के लिए रेडियन इस्तेमाल करते हैं, डिग्री इस्तेमाल करते हैं, समझ गया ना। तो ये किसका यूनिट हो गया, तो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएगा। क्लियर है, यही सब आगे देखना है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे क्या, यूनिट लिखने का तरीका। समझिए ना कि जब आप यूनिट लिखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वही बातें पॉइंट्स के रूप में, मेरिट पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि यूनिट इज ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म।
कि यूनिट क्या होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल के लेंथ का यूनिट यहाँ लिखा हुआ फुट जो कि सिंगुलर है, फीट इसका प्लूरल है, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है। वहीं अगर पॉइंट 2 का बात करेंगे तो नो पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड आफ्टर यूनिट, यूनिट के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क आपको देना नहीं है, फुल स्टॉप कॉमा लगाना नहीं है। जैसे यहाँ देखो टाइम के लिए यूनिट सेकंड लिखा हुआ है, इसके बाद कोई फुल स्टॉप नहीं, लेकिन यहाँ पर है, ये गलत हो गया, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाना है, ये सही है। क्लियर है। जो पॉइंट 3 है वो क्या है कि इफ अ यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, कि अगर आप यूनिट किसी पर्सन के नाम पर लिख रहे हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम पर, किसी के नाम पर है, तब इट इज नॉट रिटन विथ कैपिटल इनिशियल लेटर, तब इसको क्या करना है, इनिशियल लेटर कैपिटल से नहीं दिखाना। मतलब क्या चाहिए ना, जैसे ग्रामर में हम लोग लिखते हैं ना कि नाम का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, लेकिन यूनिट लिखते समय ये क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए ये सही है, न्यूटन क्या चीज नाम पर है, लेकिन यहाँ स्मॉल लेटर से लिखा है, ना कि कैपिटल लेटर से, ये गलत हो जाएगा यूनिट लिखते समय। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है पॉइंट 4 कि इफ यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, फिर से क्या है कि अगर पर्सन के ही नाम पर यूनिट है, ठीक ना, और सिंबल के रूप में आपको लिखना है, देन क्या लिखा हुआ है कि द सिंबल यूज्ड इज अ कैपिटल लेटर, जब आप सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल लेटर्स आपको दिखाना है। देखो फोर्स के लिए न्यूटन आया है, ये सही है, स्मॉल से आप सिंबल नहीं दिखा सकते। क्लियर। पॉइंट 5 और पॉइंट 6 यूनिट लिखने के लिए नहीं है, यूनिट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए कि 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, 2 फिजिकल क्वांटिटीज को आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, कब, जब उनका यूनिट्स एंड डायमेंशन आगे पढ़ेंगे, जब सेम होगा तभी। समझ गया ना, सही बात है ना। अब 4 मीटर और 4 मीटर को हम लोग जोड़ सकते हैं और लिखेंगे 8 मीटर, समझ गया। अगर यूनिट सेम नहीं रहेगा तो कैसे जोड़ के क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है। क्लियर। 2 kg और 5 मीटर जोड़ेंगे, क्या पता चलेगा, 4 मीटर और 4 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या आएगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, मतलब एक यूनिट रहेगा तभी जोड़ घटाव आप कर सकते हैं। वही बात करें कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द रिजल्टेंट क्वांटिटी मे हैव डिफरेंट यूनिट, क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में 2 क्वांटिटीज हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट अलग हो सकता है, क्यों नहीं होगा। जैसे एरिया का ही है ना, एरिया का अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। देखो तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई गुना में है, इसके लिए मीटर होता है, इसके लिए भी मीटर होता है, लेकिन रिजल्ट का क्या हो रहा है, मीटर स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक ना, ये ध्यान रखना है। समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, यही तो फायदा है ऑनलाइन का। अब वही जो पीछे समझाए थे, टाइप्स ऑफ यूनिट कितना, तो फंडामेंटल के लिए फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे, तो यूनिट्स यूज्ड फॉर फंडामेंटल, वही बेस फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल तो है ना, सेंटीमीटर, देखो ना सेंटीमीटर लेंथ का, लेंथ बेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये क्या हो गया, बेस यूनिट हो गया। नहीं, और बताइए एम्पियर, एम्पियर करंट, करंट एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, उसका यूनिट लिख रहे हैं तो ये बेस यूनिट कहलाएगा। केल्विन टेम्परेचर का बेस फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट क्या चाहिए, ये हुआ केल्विन, तो ये क्या होगा, फंडामेंटल होगा या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटी के है तो बेस कहलाएगा, बेस यूनिट। सप्लीमेंट्री के लिए रेडियन, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं, तो कौन कौन है, तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, उसके लिए यूनिट लिख रहे हैं रेडियन, स्टे रेडियन, तो ये सब क्या है, क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएंगे। वही डेराइव्ड, बहुत सारा डेराइव्ड में है, मीटर स्क्वायर डेराइव्ड यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर डेराइव्ड यूनिट, वही न्यूटन फोर्स के लिए डेराइव्ड यूनिट, डाइन फोर्स के लिए यूनिट है, क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए है तो क्या हो जाएगा, डेराइव्ड होगा। वही कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, जैसे ना हम लोग अपने हिसाब से अपने कंफर्टेबल के लिए, जैसे 1 kg 2 kg ऐसे 100 kg हो गया तो बोल देते हैं 1 क्विंटल हो गया, समझ गया ना। तो क्विंटल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट है, अपने सहूलियत के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि 100 kg को हम ये कह देंगे, टन 1000 kg, इसको हम क्या कह देंगे, इसको भी क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं। वही लाइट ईयर, लाइट 1 साल में जितना दूरी तय करेगा ना, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, अपने सहूलियत के लिए, समझ गया ना। तो हाँ, अब पुराने जमाने में पसेरी मन, अभी भी गांव देहात में थोड़ा बहुत चलता है कि 1 पसेरी 2 मन धान तो 3 मन धान, इस तरह से सुने होंगे। तो ये मन धान ये जो भी है ना, ये सब क्या क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है। मतलब लोकल में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं अपने सहूलियत के लिए, समझ गया ना, वो क्या कहलाता है, प्रैक्टिकल यूनिट कहलाता है। क्लियर है। चलो आगे
तो वही चीज जो आप समझे अभी तक उसको लैंग्वेज में यहाँ पर बता दिया गया है। क्या फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलेंगे या फिर बेस यूनिट किसको बोलेंगे? द यूनिट्स यूज्ड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। यहाँ मीटर है, वो क्या है? लेंथ के लिए यूनिट लिखा गया है। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी कौन सा? बेस वाला है, इसलिए बेस यूनिट कहलाएगा या फंडामेंटल यूनिट। सेंटीमीटर वहीं लेंथ के लिए, फुट भी लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, और मास भी क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये भी क्या कहलाएगा? बेस यूनिट कहलाएगा। वहीं बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स का, तो क्या है? द यूनिट यूज्ड फॉर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाएगा। जैसे रेडियन, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहां देख लीजिए, तो ये सब किसके लिए? सप्लीमेंट्री के लिए, इसलिए सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएगा। देखो भाई, ये नाम जैसा है, बस दिमाग को शांत रख के सुनोगे और आराम से। ये नाम जैसा, हाँ फलाना को ये नाम दे दिए तो नाम दे दिए, बस वैसे ही। ये बेस के लिए इस्तेमाल होगा, बेस कहलाएगा। सप्लीमेंट्री के लिए इस्तेमाल होगा, सप्लीमेंट्री कहलाएगा। डेराइव्ड के लिए होगा तो डेराइव्ड कहलाएगा। क्लियर है ना? यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या है? डेराइव्ड। द यूनिट्स यूज्ड फॉर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड के लिए जैसे न्यूटन, फोर्स, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए यूनिट है, तो क्या होगा? डेराइव्ड यूनिट। मीटर पर सेकंड, स्पीड का यूनिट, स्पीड क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए डेराइव्ड यूनिट, ठीक ना। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है? तो ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड इन जनरल लाइफ फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन कंफर्टेबल मैनर। समझ गए ना? अपने कंफर्ट के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिट, वो क्या कहलाता है? प्रैक्टिकल यूनिट कहलाता है। जैसे क्विंटल, पसेरी, ये सब क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट्स है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप आराम से पीछे जाएंगे, वीडियो को फिर से पीछे करेंगे और आराम से देखेंगे, समझ में निश्चित तौर पर आ जाएगा। ये बहुत शुरुआत का आपको बताया गया और अच्छे से ही बताया गया है। आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो आप सब क्या हैं? पुराने बैच में शुरुआत में ही बताया गया आपको, ये सब में बहुत कुछ मिलने जा रहा है कि ये सब क्या है। जी हाँ, स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए रेडी है, सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज, समझ गया ना? चैप्टर वाइज रेडी है, मतलब क्या? आप चैप्टर के साथ साथ आपका इसमें थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी होगा, समझ गया ना, और एग्जाम्पल्स भी होंगे, बहुत कुछ है, समझ गया? एक्सप्लेन किया जाएगा आने वाले समय में, ठीक। तो फिलहाल क्या, आप अपना पढ़ाई शुरू करेंगे और पूरे एनर्जी के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। और हाँ, आप सब भूलेंगे नहीं, आप सब क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।